सो गाइस, वेलकम वेलकम वेलकम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नीट NEET को एक दिन में कैसे क्रैक किया जाए। Oh my god! Wow! और इसके लिए आज हमारे पास दो लोग हैं, जिनमें से एक का नाम है कौशिक उप्रेती। हेलो गाइस। दूसरे हैं हमारे साथ मोहित वर्मा। हेलो हेलो। हाँ, तो आज हम इनसे सुनेंगे कि एक दिन में नीट कैसे क्रैक किया जाता है। क्या बोलूं मैं, तू ही बता दे भाई। तू ही बता भाई, मुझे तू बताएगा। ही बता दे यार, क्या बढ़िया। ये पास कर रहा है क्या ये? देखो भाई, एक दिन में नीट तो क्लियर नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है। मतलब एक दिन में तो बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तुम एक महीना मानो, एक महीने में भी नहीं होता है। तुम कम से कम ये तो मान के चलो कि अपने इस दिमाग में डाल दो ये बात कि ये नहीं होता है। जो बोलते हैं ये चूतिया बनाते हैं और कुछ नहीं। 1 मंथ 2 मंथ नहीं होता इतनी आसानी से। चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 करता है तू। हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। सपने देख रहा था मैं। चलो, अब ये चीज तो स्टैब्लिश हो चुकी है कि एक दिन में तो नीट क्रैक हो नहीं सकता। तो अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ जो अभी अभी 10th पास करा है, जिसने उसकी जिसकी अच्छी परसेंटेज आई है और उसे बायो में इंटरेस्ट है, तो उसको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए इस सिनेरियो को या कोचिंग को, जिससे कि उसका नीट क्रैक हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले ये बात मैटर करती है कि सपोज कर लो कि तुम कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो और उससे तुम्हारी जो प्रीवियस हिस्ट्री है कि तुमने इससे पहले कभी कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है, और उसके अलावा तुम्हारा एक और हिस्ट्री ये है कि तुम CBSE से हो या ICSE से हो। तो ये दो चीजें बहुत डिफर करती हैं, ठीक है। और दोनों CBSE बोर्ड और ISC बोर्ड को कैसे अप्रोच करना होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि उन दोनों का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम देखें सबसे पहले CBSE स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसके लिए थोड़ा इजी बैठता है। जब वो 10th से 12th 11th में जाता है, जंप करता है, तो द डिफरेंस इन सिलेबस इज रियली वेरी ह्यूज। तो अगर हम देखें, अगर कोई 10th में था और देन ही जंप टू 11th, तो देखो कि जो सिलेबस का डिफरेंस है वो बहुत ह्यूज है। स्पेशली CBSE में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले तक का इट्स लाइक टेम्परिंग टाइप। 10th में बहुत ही कम सिलेबस होता है, बहुत बहुत ही कम। एंड देन यू रियलाइज कि 11th में आके कुछ ज्यादा ही है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और बहुत कुछ चीजें होती हैं। एंड द अदर थिंग इज, कुछ कुछ स्टूडेंट्स छोटे शहर से बड़े शहर जाते हैं आजकल कोचिंग करने के लिए, ये काफी बार होता है। तो वहां पे अडेप्ट करने में लोगों को काफी टाइम लगता है। पर आजकल तो बेटर है, ये करना नहीं पड़ता, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग्स हो चुकी हैं, तो वो ऑनलाइन ही सब्सक्राइब करके आजकल पढ़ लेते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि सिलेबस का सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। और ऐसा नहीं है कि तुमने बहुत सारा इतनी छोटी सी उम्र में इतने ज्यादा प्रेशर झेले होंगे मेरे हिसाब से। तो तुम्हें अचानक से जब आता है तो इट्स लाइक सडन डाउनफॉल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चों को आता है, द डिफरेंस इन द सिलेबस। स्पेशली CBSE के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। और दूसरा जो आता है डिफरेंस आता है द प्रॉपर वे टू अप्रोच देयर स्टडीज, कि वो कैसे हैंडल करें। और उसके अलावा ये एक टीनेज एज होती है, तो इसमें अपनी स्टडीज एंड अपने फ्रेंड्स लाइफ, अपने सब कुछ, इस सबको कैसे हैंडल करना है, इट्स रियली अ बिग टास्क। अनटिल एंड अनलेस अगर तुम्हारे पेरेंट्स साथ हैं तुम्हें समझाने के लिए, तो वो इजी है। अगर दे आर नॉट, इट्स रियली अ बिग टास्क। और ये जनरली बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आप सभी को, तो मैं 10th के बाद 10th मैंने बेसिकली हाई स्कूल अपने एक छोटे से शहर से करी थी, चंपावत में। एंड देन आई वेंट टू देहरादून। मैंने वहां से 11th 12th करी थी, कोचिंग करी थी, और तब मेरे को बहुत सारे डिफरेंस आया था। तो कोई जो सीन मैंने नहीं। डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी, आई थिंक आई शुड टेल यू गाइस टोटली जेन्युइनली एंड ऑनेस्टली। जो सबसे बड़ी चीज मैंने फेस करी थी, दैट वाज अ काइंड ऑफ अ प्रेशर। क्योंकि अगर तुम कहीं से कहीं जाते हो, एंड इफ अगर बहुत सारे एक्सपेक्टेशन तुम्हारे साथ होते हैं, तभी तुम इतने दूर जाते हो। और इतने एक्सपेक्टेशन के बाद देयर इज अ लॉट ऑफ अ प्रेशर। एंड अगर तुम 10th से डायरेक्टली 11th में तुम्हें इतना सडन चेंज ऑफ प्रेशर तुम्हें दिखता है, फैमिली से बहुत, फैमिली से खासकर बहुत होता है। तो ये इस चीज को हैंडल करना इट्स काइंड डिफिकल्ट, क्योंकि ये बहुत टेंडर एज होती है। इसमें तुम्हें बहुत सारे डिफरेंस, तुम्हें इमोशनली तुम पूरे
तुम्हारा इमोशंस तुम्हारे टोटली डिफर होते हैं, तुम्हारी ये टीनेज एज होती है, तुम्हें अपना इस टाइम पे तुम्हें अपना फ्यूचर की तरफ भी सोचने का सोचने जाते हो। उसके अलावा तुम्हें बहुत चीजें हैंडल करनी सीखनी होती हैं, तो इट्स काइंड ऑफ अ मेस, आई थिंक सो, इट्स काइंड ऑफ अ मेस। स्टार्टिंग में जो मुझे लगा था इट्स काइंड ऑफ अ मेस, तो मैं थोड़ा सा आई वाज काइंड ऑफ नर्वस बट वाज ऑल ओके, क्योंकि फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, कर देते हैं जैसे तैसे, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने इस अप्रोच के साथ मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले। मुझे कुछ पता नहीं था, तो जब मैं सबसे पहले मैंने 11th में एंटर किया था, तो मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, वहाँ पे SGRR करके है। तो पहले मैं सोचा था कि डमी वगैरह ले लेता हूँ, बट देन आई रियलाइज कि यार स्कूल तो यार कम से कम रेगुलर वाला ले लेता हूँ। तो मैंने SGRR में एडमिशन लिया था देहरादून में, और मैंने आकाश देहरादून से कोचिंग करी थी। एंड वन ऑफ आवर फ्रेंड प्रणय प्रताप, he was also doing the coaching from Akash Dehradun. I was from Rajpur, he was from Ballipur, different two centers. ठीक है, यहाँ पर ने अपनी शक्ल दिखा दी, ठीक है तू, हाँ मैं था दिस वाज द गाय, दिस वाज। और मैं जब कोचिंग कर रहा था तब मुझे पता नहीं था कि कौन है, मतलब हम जानते नहीं थे एक दूसरे को। एंड देन व्हेन मेट इन कॉलेज, तब हमें पता लगा कि यार हम तो काफी सही एक जगह से ही थे यार हम, ठीक है। तो मैं जब मैं स्कूल स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो तुम लोग तो अभी शायद, मुझे लगता नहीं है कि यार तुम्हारा ऑनलाइन क्लासेस इतने अच्छे से हो पाते हैं आजकल स्कूल में, और तुम जाते नहीं हो स्कूल, तो तुम शायद इसको रिलेट नहीं कर पाओगे। अगर बाद में लेटली अगर तुम्हें हुए, देन यू विल बी एबल टू रिलेट इट। कि मैं स्टार्टिंग में हमारा क्या होता कि मैं सुबह सुबह जाता था, सुबह 7 बजे से समथिंग 2 से 3 बजे तक हमारा स्कूल चलता था, ठीक है। उसके बाद मैं शाम को 4 बजे से मेरी कोचिंग होती थी, 4 से 7:30 बजे तक का, ठीक है। तो मतलब सुबह से लेकर शाम तक का मेरा पूरा पैकेज टाइट रहता था, मतलब कि तुम्हें यहाँ जाना है, उसके बाद यहाँ जाना है। तो मतलब तुम्हारा रेस्ट का टाइम काफी कोचिंग के बाद ही मिलता था मुझे। ऐसे में क्या कहते हैं, तेरे हाँ। को ज्यादा थकान वगैरह नहीं होती थी? मैनेज कैसे करता था तू यार? यार थकान तो लगती थी, मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक तो बहुत थकान लगा था, क्योंकि बहुत चीज था। मतलब कॉलेज, हम स्कूल में जाते थे ना, तो स्कूल एडेप्ट भी हो में जाते हैं दोस्त ना भाई, वगैरह थे वो सेम रूटीन हमारा, हाँ रोज चलता एडजस्ट हो रहता है, जाते थे। तो एडेप्ट भी हो जाती है बढ़िया। ऊपर से मेरे सारे दोस्त लोग खेलते थे, फुटबॉल वगैरह खेलते थे, हम पीटी पीरियड होता हमारा, हम वहाँ खेलते रहते थे। तो मतलब स्कूल में भी खेलते थे, फिर बाद में वहां जाते थे, तो मतलब थोड़ा हेक्टिक तो रहता था स्टार्टिंग में, इट इज रियली हेक्टिक। बट देन तुम पता बिना शिकायत करे अगर तुम उस चीज को करने लग जाओगे ना यार चुपचाप, ठीक है, बी अ स्लेव टू योर रूटीन एंड एवरीथिंग गोज फाइन, ठीक है। तो एक बार रूटीन को फॉलो करने लग जाओगे, फिर तुम्हें शिकायत नहीं रहेंगी, ठीक है, अनटिल अनलेस तुम किसी और को देख के तुम जलने ना लगो, ठीक है, कि उसके तो कितनी चिल है। तब तक है तुम्हारा बहुत सेट रहता है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। अब आते हैं मेन बात पे, दैट इज अबाउट एकेडमिक्स, ठीक है। एकेडमिक्स में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो मैं सीबीएसई से था, ठीक है। तो सीबीएसई में हमारा क्या था कि हमने पता है 10th में मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा था, मतलब तुम सोच के चलो कि हमें कुछ भी नहीं आता था सीबीएसई में मोहित तू था ना, तुझे पता होगा कि कुछ भी नहीं होता है, हम अपने में स्कूल वाले पास कर कुछ देते नहीं हैं, होता, मतलब सब जैसे हर ठीक चीज है, तो बहुत ही कुछ नहीं फॉर्मेलिटी होता है, चलती है। सब स्कूल को अपने ग्रेड बनाने होते हैं बेसिकली, तो सबको नंबर देते हैं वो, सबको 10 से चाहे जीबी उसको आते हैं, आता लाइन है या से ना लाइन से। आता हो। हाँ, लाइन से सीजीपी आती है। बट एक्चुअली अगर मैं देखा जाए कि अपने को नॉलेज कितनी होती है, तो इट्स रियली नथिंग, अपने को नॉलेज कुछ नहीं होता। ऐसा होता कि ना, हमारी फिजिक्स की क्लास होती थी 9 से 10 तक का, जब हम 9th और 10th में थे, तो हमें कुछ नहीं करते थे भाई। वो पता है क्या, मैं तो पता है मेरे स्कूल में फिजिक्स का टीचर तक नहीं था। क्या होता था कि एक किसी टीचर को हायर करके लाते थे 1 महीने के लिए, एंड देन वो पूरा सिलेबस निपटा जाता था, चलो ठीक है। तो इसमें बंदे को यार क्या साइंटिफिक अप्रोच वगैरह कुछ पता नहीं लगता था, और उस टाइम पे इतना हम यूज नहीं करते थे, पता है, मतलब वीडियोस यूट्यूब वगैरह कोई ऐसा इंस्पिरेशन और कोई बढ़िया सा टीचर था नहीं उसमें देखने के लिए। तो फिर हमारे टाइम पे ऐसा होता था, तो हमारा मतलब बेसिक वाज नॉट गुड बेसिकली। तो ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं गया था ना, तो स्टार्टिंग में अपना जो बेसिक मैथ्स होता है, मतलब बेसिक मैथ्स स्टार्ट करना होता है अपने को फिजिक्स में। बेसिक मैथ्स से स्टार्टिंग होती है हमारी की इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह वगैरह। तो बहुत जो बेसिक मैथ्स होती है उसको तुम्हें अच्छे से तुम्हें अच्छा करना पड़ता है बेसिक उसमें। बेसिक मैथ्स पे ही, ऐसा कुछ नहीं कुछ एडवांस होता है, ज्यादा एडवांस जाना भी नहीं होता है, बहुत बेसिक मैथ्स को तुम्हें थोड़ा अपना इम्प्रूव करना होता है। उसके अलावा केमिस्ट्री इजी थी स्टार्टिंग में, मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में बहुत केमिस्ट्री इजी थी, और बायो तो इजी रहती है। पर डिफरेंस क्या हुआ, जब मैं कोचिंग गया था, तो बायोलॉजी में मुझे लगा कि बायोलॉजी इज इजी, बट समथिंग मेक्स इट वेरी टफ, उसका सिलेबस। क्योंकि जब हम
एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तो उसका एक जो पैराग्राफ है उसको कोचिंग वाले उसको जब नोट्स बनाते हैं तो वो उसको 4 से 5 पन्नों का बना देते हैं। ठीक है, तो मुझे भी याद है प्लेटिहेल्मिन्थ वो वगैरह बेकार, वो का यूजलेस लगता फाइलम है, था। वो यूजलेस लगता बहुत है। यूजलेस होता है सही सही। वो एक पैराग्राफ को उन्होंने पता नहीं भाई 3 से 4 पन्नों का बना दिया था। तो फिर हाँ तो मैं थोड़ा सा शॉक में था यार। मैंने कहा कि यार क्या इररिलेवेंट बातें हैं। ठीक है, तो मतलब द थिंग वाज कि यार याद नहीं होता था, सच बता रहा हूँ मैं। तो फिर टीचर ने, फिर मैं फर्स्ट डे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था टीचर से कि यार सर ये तो कुछ ज्यादा ही है, ये कैसे होगा? तो उसने बोला ये तो अभी स्टार्टिंग है। तो फिर कहते हैं कि यार 11th-12th में थोड़ा प्रेशर नहीं होता, पर अगर तुम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हो एंड देन यू आर इन्वेस्टिंग पता नहीं हाँ 1.5-2 हाँ, लाख दे तब रही हो तुम थोड़ा सा। कोचिंग में, तो फिर यार तुम्हें प्रेशर आ जाने लग जाता है, तब प्रेशर आ जाता है। ठीक है, और तुम्हें प्रेशर इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि तुम्हें ज्यादा टाइम दिया जाता है। ठीक है, इफ यू आर गेटिंग एवरीथिंग, यू आर गेटिंग एवरीथिंग, एवरी सब चीज मिल रहा है तुमको, तुम्हें तो फिर तुम्हें ज्यादा मुझे लगता है कि यार उस टाइम पे भी काफी प्रेशर आता है बच्चों पे। प्रेशर वाली बात तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भयंकर ऐसे ही घर छोड़ के आते हैं। जैसे कि मतलब कई लोगों पे तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है, खासतौर पे देहरादून वगैरह तो छोटी सिटीज है, यहाँ पे छोटे मोटे कोचिंग सेंटर्स हैं, तो यहाँ पे उतना प्रेशर नहीं होता। अब जैसे एलन वगैरह जैसी जगह पे तो भयंकर अलग लेवल प्रेशर में लोग आते हैं भाई, अपना घर बार बेच के पता नहीं क्या क्या करके, खेत भी बेच दी, कुछ कर दिया बताना भाई। बट मैं उसमें तुमसे तो अलग लेवल होता है, एक बताना क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यार। यार लोग बोलते हैं कि 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे पढ़ना होता है, इतना पढ़ना होता है क्या ऐसे? मतलब क्या शेड्यूल रहता है? कॉन्स्टेंटली फुल कंसंट्रेशन के साथ इतना पढ़ना पॉसिबल है क्या किसी के लिए भी? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है यार। वो तो यार तुम छोटे बच्चे होते, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं होता यार, इतना कंसंट्रेशन तुम्हारा कैसे हो पाएगा बताना। इट्स रियली एग्जैक्टली। हार्ड, नहीं हो पाता बिल्कुल भी। जैसे मैं अपना शेड्यूल बताता हूँ, मेरा स्कूल वगैरह था, उसके बाद कोचिंग में से आता था, खाना खाता, तो मेरे जब मैंने खाना खाया मेरे दिमाग में बिल्कुल नींद छाती थी यार। मतलब कि मैं क्या कहूँ, मुझे नींद आती है, सच बता रहा हूँ मैं देखो। पर ऐसा था कि मैं एक बार रिवाइज कर लेता था उस टॉपिक को, एंड देन मैक्सिममली अगर मेरा प्रॉपर रूटीन अगर मैं रोज का बताऊं अगर होता होगा तो मैक्सिमम 1 to 2 आवर्स मैक्सिमम, अगर मैं करता भी होऊंगा तो। इससे ज्यादा नहीं हो पाया यार मेरा कभी। जिस दिन मेरा प्रॉपर स्कूल चल रहा था और वो रहता था, तो इससे ज्यादा नहीं हो पाता था यार। ज्यादा नहीं किया स्टार्टिंग में तो टफ भी होता है। अब पूरे रूटीन में फिक्स करना स्टार्टिंग में टफ होता है, देन लेटर और इट गोज फाइन। और ऐसा था कि ना हमारे में स्टार्टिंग में कोचिंग में जब हम पढ़ाते थे बहुत छोटा, बहुत बेसिक से बहुत ही हल्की स्पीड वाज रियली स्लो। स्टार्टिंग में बहुत हल्के पढ़ाते हैं वो लोग, वो चाहे तुम्हारा फिजिक्स हो चाहे तुम्हारा केमिस्ट्री बायो, बहुत आराम से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो फिर पता है क्या, जैसे 1 या 2 महीने पास होते हैं ना, ठीक है, तभी वो थोड़ा सा स्लो करेंगे, ठीक है, पेस करेंगे, फिर एग्जाम उनके टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। पर जैसे ही 4 से 5 महीने उनके चले जाते हैं, देन दे रियलाइज कि सिलेबस निपटाना है, तो उनका पूरा ना एम ही एक होता है कि ना सिलेबस निपटाओ। और मतलब हर कोई से अडेप्ट नहीं होता, हर कोई स्टूडेंट इस चीज से अडेप्ट नहीं होता है कि मतलब इतनी ज्यादा सिलेबस को इतनी जल्दी निपटाऊं। तो वो हम क्या करते थे, नॉर्मली नोट्स बनाया, समझ में कुछ आता नहीं था, नोट्स बनाया, बस बेसिकली ऐसा ही रहता था। और उसके अलावा स्कूल में तो मेरी और बुरी हाल थी। मतलब ऐसा था कि स्कूल में तो ऐसा था कि उनको पढ़ा देना चाहिए था, पर वो नहीं पढ़ाते थे। वो कैसा किया कि 2 फॉर्मूले होते थे एक चैप्टर में, उसकी डेरिवेशन करा दिया एंड चैप्टर इज एंड। ठीक है, चैप्टर का एंड हो गया, खत्म हो गया, ऐसे करके निपटाया अपने को। और अपना कोचिंग में भी लास्ट में ऐसा ही किया उन्होंने, मतलब कॉन्सेप्ट पे इतना फोकस नहीं किया उन्होंने। अपना तो 11th बहुत ही बेकार किया था। मैं इस टर्म में बता रहा हूँ कि अपना कॉन्सेप्ट फिजिक्स का बहुत ही बेकार था मेरा, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं ऐसे किसी को कह नहीं सकता, पर मैंने खुद से भी मेहनत नहीं करी थी फिजिक्स में। और केमिस्ट्री ऑर्गेनिक बहुत वीक थी। ठीक है, मुझे पता नहीं था कि हम टीचर्स बोलते थे ऑर्गेनिक इज रियली टफ, यू शुड हैव अपर हैंड ऑन इट, तभी तुम्हें मस्त तुम्हारी रैंक आती है वगैरह वगैरह। बोलते थे कि बायो तो हो ही जाता है हर किसी से, मतलब बायो को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, और बाकी इन तीनों में दे देते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों में देते, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिजिक्स में तो लास्ट में जो साउंड का चैप्टर था, और कौन सा था, और जो लॉस ऑफ मोशन था, वो मतलब थोड़ा उसमें कॉन्सेप्ट चाहिए होता है यार। मतलब मेरे बहुत वीक था उस टाइम पे, मुझे इतना याद है, इतना कुछ खास नहीं था मेरा। तो ऐसे करके मेरी 11th निपटी थी, पता है, मतलब पता नहीं था कि क्या होने वाला है। एंड देन बट स्टिल आई वाज काइंड ऑफ 11th में मैं थोड़ा रेगुलर रहता था, मतलब जो मेरे को पढ़ा है मैं वो पढ़ लेता था, मुझे कुछ ऐसा कुछ अंदाजा था नहीं।
एंड देन जैसे मैं 12th में आया ना, देयर वाज अ डिफरेंस, मतलब ऐसा था कि खुद को भी था कि यार बोर्ड्स निकालना है, अब तो कुछ ना कुछ बोर्ड्स में भी करना है, एक चीज में नहीं हुआ तो उसमें तो होना चाहिए, मतलब अभी तो तुम्हारे तो किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे बोर्ड्स कैंसिल हो गए हैं, पर अपने टाइम पे नहीं था। तो अप्रोच ऐसा था कि यार एटलीस्ट 12th को तो अच्छा करना है। सबसे पहले हमारा अप्रोच ये था कि जैसे हमारा मार्च में स्टार्ट होता था, ठीक है, मार्च से स्टार्ट होता था, हमारा जाता था बिल्कुल नवंबर अक्टूबर तक। अक्टूबर में दिवाली होती थी ना हमारी, दिवाली, तो दिवाली को छुट्टियां पड़ती थी कोचिंग में, तो वो कहते थे कि अप्रैल से दिवाली की छुट्टियां तक तुम्हारा निपटा देंगे हम, ठीक है। तो ऐसा ही किया उन्होंने। स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला चैप्टर था फिजिक्स में, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और वो था ये जो 2 यूनिट्स होती हैं, ठीक है, उसको उन्होंने पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला होता है, तो उन दोनों को उन्होंने अच्छे से पढ़ाया 4-5 महीने। तो फिर लास्ट में जो यूनिट थी ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उसी टॉपिक से आते हैं, मुझे बाद में रियलाइज हुआ, ठीक है। तो मतलब हमने थर्ड जो यूनिट थी वो 1 या 1.5-2 महीने में हमने निपटा दी थी, और बाकी का पूरा टाइम हमने उसमें दिया था। उसके बाद क्या था कि ना, हमें हमारे एक्चुअली जैसे हमारे अक्टूबर खत्म हुआ ना, तो हमारे पास क्या था ना, तो थोड़ा प्रेशर आने लगा, क्योंकि मई में हमारा पेपर होना था, 6 महीने हो गए जनवरी से, और बाकी के 2 हुए, तो मतलब 7 महीने बचे हुए थे अप्रोक्सीमेटली, और उसमें हमको बोर्ड्स भी देना था और सब कुछ करना था। तो थोड़ा दिमाग में था कि यार हाउ टू अप्रोच दिस, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उस टाइम पे। 11th-12th में तुम्हें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है और लास्ट में प्रॉब्लम आती है, लास्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है यार, ये जेन्युइन नहीं बोल रहा, मतलब थोड़ा प्रेशर रहता है यार। मतलब अभी तो हमको नहीं लगता कि वो प्रेशर था नहीं करके, मतलब तब टाइम के लिए अपने को प्रेशर था यार उस टाइम पे, हम ऐसा नहीं कह सकते कि यार अपने चिल मार के निकाल दिया, हर किसी ने मेहनत करी है इसमें। अच्छा, और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारा 12th का उन्होंने सब्जेक्ट्स पूरा कंप्लीट किया था, उसके बाद मेरे पास एक प्रॉब्लम ये थी कि यार मेरे लॉज एंड मोशन वाले के ना कॉन्सेप्ट थोड़े वीक थे, ठीक है, और मेरा 11th की फिजिक्स अभी भी बहुत ही वीक पड़ी हुई थी। तो मैं सोचा कि मैं क्या करूं, और ये पता क्या, मेरी ना ही 12th की ऑर्गेनिक अच्छी थी और ना ही मेरी 11th की ऑर्गेनिक अच्छी थी, कॉन्सेप्ट बेस्ड से बिल्कुल नहीं थी यार, मैं क्या बताऊं तुमको। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या। तो फिर ऐसा था कि ना, होपफुली मेरी कोचिंग में ना एक फिजिक्स के टीचर बहुत अच्छे थे, ठीक है। हमारे टाइम पे हमको ऐसा था कि तुम्हारे तो अच्छा है यार, तुमको तो कितने भी ऑप्शन मिलते हैं, ये टीचर नहीं तो वो टीचर नहीं, वो ले लो, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाया। अपने को ऐसा था नहीं, अपने को हमेशा ऐसा था कि इंजीनियरिंग वालों को अच्छे अच्छे टीचर्स देते थे, और अपने मेडिकल वालों को फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सही बोल रहे हाँ हो। सबको ये लगता है कि वी हैव टू मेडिकल में तो बहुत कॉम्प्रोमाइज बेसिक इसलिए, पूछेंगे, और मतलब ऑब्वियसली, इतना हाँ, ज्यादा हाई लेवल होगा नहीं। ठीक है। तो मतलब इसलिए मेरे को समझ में नहीं आता था यार, एटलीस्ट थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है और थोड़ा सा समझ में आए कि यार कि समथिंग इज मेकिंग सेंस, तभी थोड़ा मजा आता है। तो मेरे होपफुली मेरे पास 2 टीचर्स ऐसे मिल गए थे फिजिक्स और केमिस्ट्री में कि वो थोड़ा सा सही कर देते। फिजिक्स में ऐसा था कि ना, मेरे को बोर्ड्स के लिए भी तैयार करने थे, क्योंकि हमारे दिसंबर में हमारे प्री बोर्ड्स होने थे, और मुझको 11th की भी करना था और 12th का भी करना था। देन आई अप्रोच के मैं अपने दिन को आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। 11th का जो कॉन्सेप्ट मेरा छूटा हुआ है वो मैं टीचर से डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो हमको समझाते थे, हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते थे। तो इससे बहुत बढ़िया हुआ था। अपना 11th का लॉज एंड मोशन वाला अच्छा हो गया था, और जो साउंड वाला टॉपिक था वो मेरा ठीक हो गया था। मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स भी ठीक हो गया था, और जो लास्ट वाला पोर्शन था ना यार, वो सर बोलते थे यार तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी नहीं है, वो इजीली हो जाता है तुम्हें। तो लास्टली मेरा सबसे ज्यादा वीक पोर्शन वही था, उसमें ही मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स गए थे फिजिक्स में, ये तो मुझे रियलाइज है। और उसके अलावा केमिस्ट्री में मेरी ऑर्गेनिक तब भी इतनी खास हो नहीं पाई थी लास्ट तक का, मतलब मैंने ट्राई किया था तो पर हो नहीं पाया था। तो मैंने अप्रोच यही डाला था उस टाइम पे कि मैं आधा आधा करूं, आधा 11th पे दूं, आधा 12th पे दूं। हर किसी को ये सूट नहीं करता, अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए बेसिकली, पर ये मेरे को सूट कर गया था उस टाइम पे कि मैं थोड़ा थोड़ा मैंने ऐसे अप्रोच दिलाया था कि ना, जैसे जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर था जैसे फिजिक्स में, ठीक है, सिमिलर था इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर नहीं है, उसमें डेरिवेशंस लगभग सेम होते हैं सब कुछ, ठीक है, उसमें एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है। सेम होते हैं। तो ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज एग्जैक्टली सेम। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ग्रेविटेशन में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर उसमें अट्रैक्शन रिपल्शन रिपल्शन होगा। दोनों होता है। बस फोर्सेस के डायरेक्शन में फर्क आता है, बाकी एग्जैक्टली सेम है, सब कुछ सेम है। बहुत सेम सिमिलर है। तो मैंने यही अप्रोच डाली थी, मैंने कहा कि जो मुझे अपना 11th का रिवाइज करना है तो दैट शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ 12th, ठीक है।
थोड़ा बिगर अप्रोच रखा था, मुझे रिस्क था कि यार थोड़ा अपना बोर्ड कैसा जाएगा, पर पता है क्या, थोड़ा बहुत मेरा बोर्ड तो भी अच्छा चला गया था, बोर्ड इसके कारण से मेरा 12th का भी रिवीजन हो गया था। और ये थोड़ा सा ना ऐसा था कि बड़े सिलेबस को तुम एक साथ फर्स्ट टाइम तुम कर रहे हो, ठीक है, कंपेयर कर रहे हो, नहीं उसको कंप्लीट करने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है, तो उससे मेरे को बाद में थोड़ा सा हेल्प मिला था कि मैं प्री बोर्ड्स के टाइम पे कि प्रो बोर्ड के लिए भी पढ़ना है, एंड देन आई हैव टू रिवाइज ऑल अबाउट 11th वाला, ठीक है, तो वो थोड़ा मेरे को हेल्प किया था उस टाइम पे। और केमिस्ट्री में मेरा ऑलवेज मेरा थोड़ा ऑर्गेनिक वाज वीक, तो मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, मैं इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि नीट के पेपर में बेसिकली लास्ट का पन्ना मेरा पूरा ऑर्गेनिक से पढ़ा था, सारे गलत थे मेरे, तो मान के चलो यार 8 से 9 सवाल तो मेरे डायरेक्टली गलत हो गए थे केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक इज मस्ट। बाकी अल्टीमेटली बोर्ड्स हुए थे, बोर्ड्स में मेरा पूरा 12th कवर हो गया था, जैसे मेरे बोर्ड्स हुए उसके बाद बोर्ड्स के बाद हमारा टाइम आया था 1 महीने का प्रिपरेशन मिलता है, जैसे हमारे मार्च में बोर्ड्स एंड हुए, अप्रैल का टाइम मिलता है, और फर्स्ट वीक संडे जो होता है अपना, उसमें हमारा नीट का पेपर होता है, ठीक है, तो 1 महीने का टाइम होता है उसमें, तो तुम्हारा मोस्टली 12th तुम्हारा कंप्लीट होता है, और उसके बाद मैंने डायरेक्टली अपना अप्रोच डाला, तो 11th को भी उसमें कंबाइन कर दिया था मैंने 1 महीने में प्रॉपर रिवीजन के साथ, तो हो गया था मेरा अल्टीमेटली प्रॉपर रिवीजन तो हो ही गया था। तो लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ यार, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट अप्रोच रखनी चाहिए। मेरी जो मुझे 12th में टीचर मिले थे, उन्होंने मुझको यही बोला था यार कि जब भी तुम पढ़ोगे तो एट लास्ट तुम क्वेश्चन बेस्ड स्टडी करना, क्योंकि लास्टली तुमको वही क्वेश्चन ही आने हैं, ठीक है, और क्वेश्चन बेस इज काइंड ऑफ एप्लीकेशन बेस, एंड दैट्स बेटर वे कि तुम्हें याद रहता है। कोई चीज पढ़ लेते हो ना तो तुमको लगता है कि वो तुम्हें आ गई, ठीक है, बट देन जब तक तुम उस पर क्वेश्चन नहीं करते हो ना, तुम्हें पता नहीं चलता, क्योंकि पता चलता है तुम्हें लगता है तुम्हें कोई चीज समझ में आ गई, बट जब उस पर क्वेश्चन करने बैठते हो तुमसे वो होता नहीं है, तब तुम्हें पता चलता है कि भाई इसमें मेरी ये कमी है। और जब मैं अपना नोट्स रिवाइज करता था तो मुझको ऐसा था कि यार मुझको ये तो आ रहा है, मुझको ये तो आ रहा है, ये तो मुझको आ रहा है, पर लास्टली पेपर में ऐसा होता नहीं था, ठीक है, तो देन आई रियलाइज कि यार पैसिव लर्निंग होती थी जब भी अपने नोट्स को मैं रीड करता जाता था या एनसीईआरटी पढ़ता था, ठीक है, तो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ पैसिव लर्निंग, तो मेरे को उतना अच्छे से रिटेन नहीं होता था, क्योंकि मैं बस इन्फॉर्मेशन देखते आ रहा हूँ एंड हाउ टू अप्लाई इट मुझे नहीं आता था एट लास्ट, ठीक है। तो लास्ट में मोस्टली अगर मैं जिस स्टूडेंट्स को अगर मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि जो 11th-12th में स्टूडेंट्स हैं, तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना अप्रोच ऑफ स्टडी सबसे पहले चेंज करना चाहिए, एंड दैट इज पैसिव लर्निंग को एक्टिवली लर्निंग में तुम चेंज करो, एंड दैट्स बाय सॉल्विंग क्वेश्चन, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि तुम्हारा क्वेश्चन पेपर भी एक एमसीक्यू बेस्ड है, तो तुम एमसीक्यूज करो बढ़िया से, और तुमको बेटर रहेगा, तुम्हें रिटेन ज्यादा अच्छा रहेगा, और बायोलॉजी में तुमको बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है, ठीक है, ऑब्वियसली तुम्हें बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, बट इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट बीइंग अ डॉक्टर देन यू शुड स्टडी, नो मैटर इफ यू आर इन 11th and 12th, देन यू शुड स्टडी कंप्लीट। बट लास्ट में ये रियलाइज करना कि तुमने पढ़ तो सब रखा है, पर एटलीस्ट तुम ये रियलाइज करना कि तुम्हारे एनसीईआरटी जो है तुम्हारे फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। अगर तुम्हारे पास टाइम है देन यू डू इट, ऑब्वियसली करो, क्योंकि तुम्हें लॉन्ग रन में ये बहुत फायदा देगा, मतलब क्योंकि हम अभी कॉलेज में हैं तो अपने को यार रियलाइज हो रहा है फर्स्ट ईयर, पता है सिर्फ एनसीईआरटी से करे होते तो नहीं हो पाता यार, अपना फर्स्ट ईयर नहीं हो पाता भाई। केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी ये दो चीजें ये लोग हमें कोचिंग में पढ़ाई गई है। कोचिंग में पढ़ाएंगे, अगर सिर्फ एनसीईआरटी से करते यार अपने को पढ़ना पड़ता है यार फर्स्ट में, बता बता सही बोल रहा है। मतलब अगर 11th और 12th स्टूडेंट्स के लिए मैं एक मस्त बात ये कहता हूँ कि यार बायोलॉजी में तुम कंप्लीट करो, पर एक्टिवली तुम हर एक चीज को अपने टिप्स पे रखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी होनी चाहिए, एनसीईआरटी की लाइंस होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पेपर का लेवल अब बहुत कम होने लग गया। दूसरा, मैं केमिस्ट्री में तुमको ये एडवाइस देना चाहता हूँ केमिस्ट्री में कि सबसे पहले तुम ना ऑर्गेनिक सबसे स्ट्रॉन्ग करो, ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स अच्छे करो। आजकल ऑनलाइन टीचर्स होते हैं तुम्हारे, तुम उसके पास जाओ, उनसे तुम्हारे पूरा एक एक कॉन्सेप्ट तुम कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लो, उसे समझ लो कॉन्सेप्ट। जैसे इसने कहा कि केमिस्ट्री में तुम्हारा ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तो एक छोटी सी बात ये भी है कि ऐसा होता है कि केमिस्ट्री में बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हारे कंसेप्ट काम नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा स्टेरिक हिंड्रेंस होती है या ऐसा कुछ होता है, तो तुम्हें एक और चीज पता होगी केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत ही सारे होते हैं, ठीक है, तुम्हें सारे एक्सेप्शंस के साथ कंसेप्ट पता होने चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ कंसेप्ट नहीं आएगा, वहाँ एक्सेप्शन आएंगे, क्वेश्चन हमेशा एक्सेप्शन ही आएगा। अगर तुम्हें लग रहा है तुमने क्वेश्चन सही कर दिया तो समझ लो तुमने गलत किया है। हाँ यार, और लास्टली केमिस्ट्री में ये कहना चाहता हूँ कि यार तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी
एनसीईआरटी से होती है, तो उसका एक एक लाइन तुम क्वेश्चन करके तुम्हें पता लग जाता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, तुम देख सकते हो, ठीक है। और बाकी तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा तुम कैलकुलेशन कैसे करते हो वो मैटर करता है मोस्टली, ठीक है। तो तुम अपना कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा, क्योंकि 3 घंटे का टाइम होता है, तो कैलकुलेशन स्पीड उसमें अच्छे से करना, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करना, ठीक है बेसिकली। और जब भी तुम पढ़ोगे, जैसे फर्स्ट टाइम तुमने पढ़ लिया तो इट्स ओके, एंड देन जस्ट सेकंड टाइम जब तुम करोगे देन ट्राई कि तुम क्वेश्चन करो, ठीक है, देन रादर देन जस्ट फिर से पढ़ना, पैसिवली रीडिंग इट। एंड बेटर इज जस्ट टू अप्लाई द क्वेश्चन, अप्लाई एप्लीकेशन बेस्ड तुम स्टडी करना, तो ये बेटर रहेगा। गो फॉर एप्लीकेशन बेस्ड, तुम्हारा टाइम बचाएगा ये। तुम्हें ऐसा नहीं कि तुम्हें 10-10 घंटे पढ़ने की फिर जरूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन बेस करोगे तो तुम्हारा टाइम सेव करेगा, तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होगा, क्वेश्चन करने की स्पीड बेटर होगी, और तुम्हारी द प्रोबेबिलिटी टू गेट अ मेडिकल सीट विल इंक्रीज ऑब्वियसली। ड्रॉपर का मुझे लगता है इतने सारे इवेंट्स होते हैं जितने कौशिक ने एक्सप्लेन करे, कोई भाई पूरा 1 साल तुम घर पे बैठे रहते हो, बस कुछ नहीं, कोचिंग, कोचिंग से घर, घर से कोचिंग, कोचिंग, बस एक लूप बन जाता है, तुम वही करते रहते हो। तो मुझे लगता है, अब मुझे लगता है कि यही चीज ना इसलिए आसान लगती है लोगों की, हाँ इसलिए लगता है लोगों की हाँ ड्रॉपर्स का हो जाता है और फ्रेशर्स का नहीं होता। पर इसमें भी तुम ये, इसमें जो स्ट्रेस होता है वो काउंट ही नहीं करते हो, कि जो एक फ्रेशर के ऊपर होता है ना, ये नहीं कह नहीं होता, पर उसके बाद एक ड्रॉपर के ऊपर ज्यादा होता है इस कंपेयर टू, देखा है मैंने, नोटिस किया है। तो उनको लगता है कि इनका तो कुछ नहीं, इनका स्कूल नहीं है, इनके बोर्ड्स नहीं है, इनको करना क्या है, घर कोचिंग से घर आओ, घर से कोचिंग जाओ, कोचिंग में भी तुम जितनी देर चाहो उतनी देर रुको। फिर मैंने बहुत देखा कि ड्रॉपर्स पूरा पूरा दिन कोचिंग बैठे रहते हैं, टीचर्स को पकड़े रहते हैं पूरा पूरा दिन। तो उसमें फ्रेशर्स को लगता है कि अरे नहीं यार ये तो बहुत आसान है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। जो एक फ्रेशर सोचता है ड्रॉपर के बारे में, फिर जब हम भी फ्रेशर थे तो हम भी यही सोचते थे, 11th-12th में थे हम, तो हम भी यही सोचते थे कि हम, जैसे हमारी सुबह कोचिंग होती थी, कभी कभी हम सुबह जाते थे, फिर सुबह से स्कूल जाते थे, स्कूल के बाद वापस शाम कोचिंग में आते थे, देखते थे कि वही लोग बैठे हुए हैं, वही ड्रॉपर फिर से बैठे हुए हैं, तो हमें लगता था कि यार ये तो सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं, इनके कितने ज़्यादा हाई चांसेस होंगे होने के, भाई इनको हम ज़्यादा आता है। हम उनसे क्वेश्चन पूछते थे, हम जो हमको क्वेश्चन नहीं आते थे वो तुरंत बता देते थे, समझ रहे हैं ना। तो फिर हमको लगता था कि यार इनका बहुत सही है, अपन कहाँ इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं, ये वो। तो बहुत से लोग गलत मेंटेलिटी होती है, क्योंकि बहुत ही ड्रॉपर्स का होता है, फ्रेशर्स का बहुत कम होता है, ये बहुत गलत मेंटेलिटी होती है। देख ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, ढंग से गाइड करने की जगह ना बहुत लोग मिसगाइड करने वाले मिल जाते हैं। जैसे कि मेरे साथ क्या हुआ था कि 10th के बाद ना हमारे यहाँ ना सब लोग इस चीज़ को लेके ऐसे थे कि मतलब मेरे पापा भी टीचर हैं, बट उनको सबने ये एडवाइस कर दी कि कोचिंग में मत डालो, इससे ना 11th-12th का रिजल्ट खराब हो जाएगा, और वो सीबीएसई पैटर्न पे पढ़ाते हैं, और तुम मैं आईएससी में था, तो क्या कहते हैं रिजल्ट बहुत डाउन चला जाएगा, 12th की परसेंटेज लो हो जाएगी, ये वो मतलब दुनिया भर का। और इसमें क्या होता है कि अब हम जैसे बच्चे होते हैं, हम तो खुशी हो जाते हैं, क्योंकि अपना क्या है, अपने को तो कोचिंग नहीं जाना, अपने को मस्ती करने को मिलेगा, 11th-12th है, अपने पास टाइम ही टाइम है, हाँ आज़ादी मिलती है अपने को, तो अपन मस्त आज़ादी एकदम, मिल गई। हाँ तो क्या कहते हैं, तो हम तो खुश हो जाते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर ट्यूशन लगा ली और खुश घूमते हैं इधर उधर, मस्त 11th-12th ऐसे ही निकल जाता है। 12th बोर्ड में क्या कहते हैं, बोर्ड में तो हर किसी के नंबर आ जाते हैं, सबको पता है, क्योंकि बोर्ड सबको नंबर बांटता ही है। 80+ लाना, 85+ लाना कोई बड़ी बात नहीं है, पास्ट 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व करके कोई भी ला सकता है ना। और फिर बच्चे वो परसेंटेज लेके खुश हो जाते हैं, एंड देन फिर जब क्या कहते ये हैं, बच्चे ये बात ना बहुत लेट रियलाइज करते हैं, और यही बात बच्चे बहुत लेट रियलाइज करते हैं, तो वो 12th बोर्ड को थोड़ा सा मतलब काफी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन वो उसको कुछ ज्यादा ही इतना ले जाते हैं कि फिर डिप्रेशन में ही जाते हैं, फिर उनको डबल स्ट्रेस होता है 12th का। हाँ मतलब जहाँ तक का मैंने देखा ना कि अब वो 12th की परसेंटेज लेके बच्चा खुश तो हो जाता है, बट देन एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो उसको कुछ खास नॉलेज होती नहीं है। अगर ऐसे बच्चे को तुम उसमें किसी नीट का या मेंस का पेपर देने बिठा दो, उससे कुछ खास उखड़ने वाला नहीं है। वो बस वो 12th के मार्क्स मैटर ही नहीं करते, और इसीलिए शायद हमारे कंट्री के अंदर जो एडमिशंस होते हैं वो अलग से पेपर लेके होते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है एनएमसी कोई ना एंड कोई पैटर्न ही बदल रहा है, एक हाँ सब्जेक्टिव है, एक एनएमसी एंड यूजीसी दोनों को ही हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा नहीं है, उनको अपना पेपर लेना होता है। उनको पता है। तो वही बात है, फिर जब पता चलता है कि भाई कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो करी भाई।
अब फिर वहाँ क्या होता है कि तुम मान लो तुम एज अ ड्रॉपर गए, तो वहां पे हो सकता है 2 साल पुराने 3 साल पुराने ड्रॉपर्स भी बैठे हो, ठीक है। और फिर तुम क्लास में जाके बैठते हो, सर डरे, वो भी है। हाँ डरे डरे से सहमे सहमे से पीछे कहीं जाके किसी को डर पकड़ते हो, और सही। फिर टीचर के क्वेश्चन पूछने से पहले ये लोग आंसर दे रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग 3 साल से वही आंसर दे वही। रहे हैं। तो ऐसे ऐसे में फटने लगती है अपनी कि यार मेरे को तो कुछ नहीं आता। स्पेशली जब तुम क्या कहते हैं आईएससी बैकग्राउंड से हो। कंपैरिजन शुरू हो जाता है। हाँ, क्योंकि असल में होता क्या था कि हम लोग जब मैं कोचिंग गया तो मेरे को पता चला कि ऐसी बहुत सी चीजें थी जो हमारे कोर्स में ही नहीं थी, ठीक है। मतलब हमको पढ़ाया ही नहीं जाता, और कई चीजें बहुत सारी ऐसी थी जिनको इतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बट हमें वो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके पढ़ा दी गई थी। तो कोर्स बहुत डिफर करता है, और प्रेशर तो कसम से बहुत ही ज्यादा होता है। वेल इसमें ये होता है कि, और वेल एक बात होती है, आईसी वाले ज्यादा स्मार्ट होता है। हाँ, क्या बोला? भाई हमारे कोचिंग में हम हाँ। सीबीएसई वाले थे और एक आईसी वाले थे साले। भाई वो सबके सब जवाब एक धड़ 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 उन्हें पढ़ा होता है यार टाइम पे, जो हम 11th पढ़ रहे होते हैं उन्होंने पहले से पढ़ा होता है। मतलब उनको एक चीज में बेनिफिट होता है, पर सिलेबस का इतना डिफरेंस होता है कि उनको ऑब्वियसली बाद में दिक्कत होती होगी। वेल यू मस्ट लेट मोर। जो ये कह रहा है ये काफी हद तक ठीक बोल रहा है कि हमने ये चीज देखी है कि 10th तक अगर देखें तो कंपैरिजन अगर करें तो आईसीएसई इज वे मोर टफ देन सीबीएसई, क्योंकि हम लोग, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, कई सारी ऐसी चीजें होती है जो हम 10th में पढ़ चुके होते हैं जो ये लोग आके 11th में पढ़ते हैं। बट बात वही है, सिलेबस का फर्क, हम जो पढ़ते हैं ना उसमें मोस्टली गार्बेज होता है। कुछ काम का नहीं होता। और जैसे कि बात वही है, सही डायरेक्शन की बात है। हाँ सही डायरेक्शन, और सही बोल रहे मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको प्रायोरिटी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। हैं। क्या है ना कि जैसे मेरे पास मैथ्स भी थी, तो जैसे कौशिक ने बताया कि फिजिक्स के लिए तुमको बेसिक मैथ्स जरूरी है, तो वो बिल्कुल सही बोल रहा है। बट ऐसा है कि 11th-12th की जो मैथ्स होती है ना वो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके होती है, उतनी डेप्थ चाहिए नहीं होती, जैसे कि इसने कौशिक ने बताया तुमको सिर्फ बेसिक चाहिए होता है। बट इसका एडवांटेज होता है, 100% होता है, मैंने फील किया था वो, क्योंकि मेरे को कई सारी चीजें ऐसी होती थी कि देखो मैथ्स इज ऑल अबाउट लॉजिक, ठीक है। तो अगर तुम वहां लॉजिक अपना क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग करते हो तो ऑटोमेटिकली तुम उसको फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हो। मैथ्स और फिजिक्स आर वेरी मच इंटर रिलेटेड, ठीक है। तो जिन लोगों की मैथ्स अच्छी है उनको ऑब्वियसली थोड़ा एडवांटेज होता है, किस किस रिस्पेक्ट में, थोड़ा सा लॉजिक के रिस्पेक्ट में, जो कि क्या कहते हैं प्रैक्टिस से ओवरकम किया जा सकता है, और थोड़ा सा स्पीड के रिस्पेक्ट में वो भी प्रैक्टिस से ओवरकम किया जा सकता है। बहुत ज्यादा डेप्थ में तो जाने की जरूरत केमिस्ट्री में नहीं ही होती। फायदा होता है कुछ क्या ऐसे? केमिस्ट्री में क्या लगता है? देखो यार, केमिस्ट्री में कुछ फायदा नहीं होता। केमिस्ट्री, और मेरे को लगता है इंडिया के अंदर केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत ही कम है। यू आर राइट, यू आर रियली राइट भाई, टीचर्स नहीं होते हैं केमिस्ट्री के। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, मेरा दोस्त है, ठीक है, ही इज रियली, अभी वो पता है उसने भी सेम वही इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा भाई। पता है क्या उसके फिजिक्स में पता है क्या पासिंग मार्क्स आ जाते हैं बिल्कुल। मतलब जो उसने अपना टाइम दिया था जेई का, तो उसका भाई केमिस्ट्री रहती थी उसकी बस, बाकी सब वो तोड़ देता था। मतलब तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरे काफी जो दोस्त लोग थे उनकी केमिस्ट्री मुझसे भी मतलब गई गुजरी थी, तो मतलब ऐसा हो जाता है। हाँ, मतलब केमिस्ट्री का कोई रिलेशन नहीं होता है इनसे, मैथ्स वगैरह से कोई रिलेशन तो नहीं होता एटलीस्ट। बिल्कुल सही बोल रहा, बिल्कुल सही। और अ, अगर बेसिकली देखा जाए तो जो ड्रॉपर होता है ना उस पे थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट ज्यादा होता है कंपेयर्ड टू अ फ्रेशर, क्योंकि जैसे जो मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि होता क्या था कि अगर तुम 11th-12th में मान लो कोचिंग नहीं गए हो, और फिर तुमको जो क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव बेस्ड अगर पढ़ाया जाता है, ठीक है, 2 साल का कोर्स 1 साल के अंदर तुमको कंप्लीट कराया जाता है, तो इसमें ना तुम्हारी गलती है ना टीचर की गलती है, तुमको जल्दी पढ़ना ही पड़ेगा और टीचर को जल्दी पढ़ाना ही पड़ेगा, और इससे प्रेशर काफी ज्यादा जनरेट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर तुमको टीचर अच्छा मिला है ना तो उससे फायदा हो जाता है,
मेरे साथ क्या होता था कि मेरी फिजिक्स काफी मतलब ठीक थी, मेरे को फिजिक्स में कभी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमारा जो एक तो मैथ्स और दूसरी चीज हमारा जो फिजिक्स वाला टीचर था वो काफी अच्छा था। तो फिजिक्स बेसिकली क्या होता था कि फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट जो ज्यादा मेहनत नहीं मांगता, जो बस तुम्हारा थोड़ा दिमाग चलाने को मांगता है। मतलब तुमको बस थोड़ा सा चीजों को देखना और समझना है और उसको अपने सराउंडिंग से रिलेट करना है, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अराउंड यू। तुम लोग जो तुम उसमें क्या है, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, ये सब कुछ क्या है, तुम्हारा रियल लाइफ में जो सब चल रहा है वही सब है। तो हमारा टीचर हमें इस तरीके से पढ़ाता था कि हम उसको रियल लाइफ से रिलेट कर पाते थे। तो हमको, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना और उसको चीजों को इमेजिन करने लग जाओगे कि भाई ये चीज ऐसे है तो ये ऐसे क्यों हो रही है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स है ना मैकेनिक्स, अगर वो तुमने कर लिए तो तुम्हारे को फिजिक्स तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आगे जाके पूरा का पूरा हर जगह पे किसी भी चैप्टर में तुम घुस जाओ, तुम चाहे ग्रेविटेशन के अंदर घुसो, तुम चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर घुसो, तुम चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर घुसो, कहीं भी घुस जाओ, जो बेसिक मैकेनिक्स है ना वो हर जगह लगती ही लगती है, बेसिक हर जगह लग ही रही है। उससे क्या होता है कि तुम्हारा उन चीजों का भी ना बेसिक क्लियर होता है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है, एंड देन ऊपर कॉम्प्लेक्स, फिर अगर तुम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरफ जाओगे तो फिर तो काम करना आसान हो ही जाएगा ना। अब अगर तुम एक लंबा स्टेप कूद के जाने की कोशिश करोगे तो गिरोगे ही। ये मेरा सो एक्सपीरियंस यू आर था। सेइंग कि तो फिर तेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले टीचर इज अटमोस्ट। हाँ पहली हाँ बात टीचर इज अटमोस्ट हर सब्जेक्ट का, हाँ, सही हाँ डायरेक्शन चाहे तेरा मिलनी टीचर चाहिए। होना चाहिए। हाँ टीचर इज अटमोस्ट एंड द सेकंड टीचर थिंग की इज जो सही डायरेक्शन बेसिकली, हाँ जो या तुमको एंड डिफरेंस द बता सेकंड सके थिंग कि इज ये कि चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चीज कम है, इसको भी पढ़ो। तो, हाँ, एंड द सेकंड थिंग कि तूने क्या बहुत कह सही रहे हैं? बोली कि मतलब डोंट बी अफ्रेड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर जस्ट अफ्रेड ऑफ स्टडिंग फिजिक्स एंड सॉल्विंग द क्वेश्चंस। और जैसे इसने बोला कि उससे अगर तुम हवा बना दोगे, अगर तुम उसको फ्रेंडली नहीं लोगे, अगर उसको तुम रियलिटी नहीं समझोगे तो फिर तुम उससे डरोगे, ऑब्वियसली तुमसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगे। पर वही है, अगर तुम उसको इजी चिल आउट वे में, प्रॉपर टीचर की गाइडेंस में और सही इतना बोल रहे बिग इशू नहीं मानोगे तो स्टेप बाय स्टेप बेसिक से जाके तुम थोड़े एडवांस लेवल के कर लो। दैट्स ऑल, जस्ट मेक योर थिंग्स वेरी इजी। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी काम आता है फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स में एटलीस्ट, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी है कि बहुत से लोग ना क्वेश्चन को स्टार्ट करने में ही डरते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, हम पहले अपने पूरे दिमाग में सॉल्व कर लें, फिर हम पेपर पे करेंगे, तो एक बार में आंसर आना चाहिए हमारा। वो ये सोचते हैं कि हाँ एक बार इसको अप्रोच करके देखें जब तुम अपने प्रैक्टिस टाइम करो। तो जैसे मैं नोटिस करता था अपने आप में कि मैं ना फिर इसको दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करता था और नहीं होता था, तो मैं फिर पैनिक होता था कि यार ये क्यों नहीं हो रहा है, ये जो मैं सोच रहा हूँ वो क्यों नहीं लग रहा है, इसमें से क्या लगेगा। मैं मतलब वो होता ना कि पेन लेके बैठो, लिखो कुछ, वो चीज मेरे ख्याल से लोग बच्चे डरते हैं उस चीज से बहुत करने में, सही बोल रहे मतलब गलती करने से डरते हैं कि भाई गलत हो, कोई बात नहीं ना, अगर तुमने एक पूरा पेज भर भी दिया तब भी आंसर नहीं निकला तो फिर तुम दोबारा ट्राई करो, जब एटलीस्ट अपनी प्रैक्टिस उसमें हो। तो जब जैसे तुम्हें एक्सपीरियंस होगा तो वो टाइम कम होता है तुम्हारा। तो मुझे एक चीज लगती है कि लोग मतलब स्टार्ट करने से डरते हैं कई बार चीज। सही बोल रहे हैं। देखो बिल्कुल मोहित सही बोल रहा है कि फिजिक्स वगैरह में तो, अब देखो हम फिजिक्स की ज्यादा बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली नीट एस्पिरेंट्स जो होते हैं उन सबका सबसे बड़ा डर फियर फिजिक्स ही होता है, क्योंकि केमिस्ट्री बायो तो हर कोई संभाल लेता है, और क्या कहते हैं केमिस्ट्री भी हो ही जाती है, बट सबका मेन फियर फिजिक्स ही रहता है। तो फिजिक्स में भी वही बिल्कुल सही बोल रहा है मोहित कि डरते हैं बच्चे। वही देखो, अप्रोच जो होती है ना वो बनाने से बनती है, जब तक अप्रोच बनाओगे नहीं तब तक वो बनेगी नहीं। तो बेसिक बात ये है कि जितना, वही ना, जब तो तुम ट्राई नहीं करोगे। हाँ, इसमें क्या होता है कि फिजिक्स नोट्स पढ़ने से नहीं आती। फिजिक्स तुम नोट्स रीड करो और उसको समझो, नोट्स रटने की कोशिश मत करो। फिजिक्स इज नॉट अबाउट रटना, रटो मत, समझो क्या है उसमें, और उसके बाद उस पर क्वेश्चन करना शुरू कर दो। धीरे 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 जैसे जैसे तुम क्वेश्चन करोगे तुम्हारा अपना अंडरस्टैंडिंग अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, तुम्हें अपने आप क्वेश्चन को अप्रोच करना आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन का टाइप पता चलेगा। क्योंकि तुम्हें नहीं पता वहां किस वैल्यू के साथ कौन सा क्वेश्चन आना है, तुम्हें बस क्वेश्चन का टाइप पता होना चाहिए कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस है, कुछ भी आ सकता है।
मैं क्या पता, एक शेड्यूल भी मैटर करता है। क्योंकि देखो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि मैं अपना शेड्यूल अगर अब बताऊं तो वो सबके लिए फेवरेबल होगा, क्योंकि हर एक बंदा जो होता है वो डिफरेंट होता है ना। हर एक बंदे का दिमाग डिफरेंट होता है, हर एक बंदे को कोई चीज कैच करने में अपना टाइम लेता है। कोई कोई बंदा को एक चैप्टर पढ़ने में हो सकता है आधा घंटा लगे, और हो सकता है उसी चैप्टर को कंप्लीट करने में किसी बंदे को 5 घंटे लग जाए। तो सबका अपना पेस होता है। तो इसी हिसाब से सबका टाइम टेबल भी अपने हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि हम इस एज पे हैं हम सबको पता होता है कि भाई हमको कितना आता है, कौन कितना पानी में, सबको सब पता होता है तो अपना टाइम टेबल खुद ही बनाया जाता है। अच्छा, बायो में क्या था तेरा? भाई देख बायो में कैसा था रूटीन था? देखो मेरे साथ क्या सीन था कि मेरा जो वीकेस्ट सब्जेक्ट था वो बायो था क्योंकि मुझसे नहीं पढ़ा जाता था। मेरे को बहुत दिक्कत आती थी। मेरे को टीचर, मेरे कोचिंग वाले डांटते भी थे कि क्या कहते हैं, तू फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर ले आता है और तेरे बायो में क्यों नहीं आते, तू इसमें क्यों नहीं पढ़ता। तो मतलब ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ता नहीं था, मैं एक्चुअली सबसे ज्यादा बायो ही पढ़ता था। बट फिर भी पता नहीं क्यों होता ही नहीं था मेरे से बायो मेरे नंबर ही नहीं आते थे बायो में मैं मतलब ऐसा होता था कि पढ़ने बैठता था और फिर देखता था कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, तो मैं बोर हो जाता था। तो मतलब ऐसा होता है ना कि तुम्हारे पास उसमें कुछ एक रिलीफ नहीं है उस सब्जेक्ट के अंदर। कोई भी जो है वो है, तुमको बस पढ़ते जाना है, रटते जाना है, पढ़ते जाना है, रटते जाना है। तुमको किसी भी तरीके की रिलीफ नहीं मिलती। हाँ बिल्कुल चलता रहता है। हाँ मनोरंजन नहीं होती है, वही ये बात है। और एक बात ये भी है कि मेजोरिटी ऑफ द जो इस लाइन में होते हैं, जो इस पेपर एस्पिरेंट्स होते हैं, उनका ये चीज बहुत अच्छा होता है। हाँ देखना है कभी, मेजोरिटी ऑफ द लोगों का ये हाँ बहुत अच्छा होता है। तो दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, एंड द डिफरेंस दैट एक्चुअली मेक वो फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, मोस्टली यही होता है। हाँ और पर पता है क्या, एक अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स ये भी होते हैं ना जो बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं बेसिकली ये बायोलॉजी पढ़ने में। तो तेरा अप्रोच जो है ना वो तू बता सकता है बेटर, उनको थोड़ा हेल्प रहेगा। देखो यार, मेरा अप्रोच ऐसा था कि स्टार्टिंग में जो था ना, बल्कि स्टार्टिंग क्या, मैं काफी एंड तक आते आते, साल खत्म होते होते मैं डिप्रेस हो गया था। क्योंकि जो बायो होता है वो 50% मार्क्स कंस्टिट्यूट करता है पूरे पेपर के, ठीक है, और वही मेरे से नहीं हो रहा था। तो और क्योंकि कोचिंग में मैं पेपर वगैरह देता था और असाइनमेंट वगैरह करते थे हम, तो मतलब वो खास हो नहीं पाता था मेरे से। तो मेरे को बाद में एंड में आके ये चीज रियलाइज हुई कि जो नीट का पेपर है ना, उसके अंदर सिर्फ एनसीईआरटी आ रही है अगर बायो की बात करें तो। और हमें कोचिंग में जो पढ़ा रखा था, जैसे कि इन लोगों ने बताया प्लैटी हेलमिंथेस, निमेस हेलमिंथेस, जिन पे एक एक पैराग्राफ था, वो हमको पूरी पूरी किताबें भरवा रखी थी, जो इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, और वो लोग उसमें से पूछते थे। और वो इतना सारा इन्फॉर्मेशन था जो मेरे से इतना सारा नहीं हो पाता था रिकलेक्ट, तो मैं नहीं कर पाता था। फिर बाद में मेरे को एंड में आके ये चीज रियलाइज हुई कि बायो इन नीट इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी ना, उससे एक अक्षर बाहर। गीता और पुराण की तरह पढ़ना है तुमको एनसीईआरटी को, अगर बायो की बात करें, अगर सिर्फ नीट निकालने की बात कर रहे हो तो। बहुत बच्चों की मेंटेलिटी इसमें ऐसे होती है कि ठीक है, अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं बायो के तो ठीक है 95 होंगे एनसीईआरटी से, तो कह रहा है 95 होंगे, लेकिन ना बहुत से बच्चे ना ये मेंटेलिटी रखते हैं कि 5 क्वेश्चन बाहर से भी तो होंगे, तो क्या होंगे, कुछ भी हो सकता है, तो वो उसके पीछे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ये भी काफी, क्या मतलब क्या कहेगा तू इस पे यार हाँ, उनका ये वो तो है गलत ही। अप्रोच होता है, वो बेसिकली बहुत ही गलत वो अप्रोच गलत होता है। भी है, वो देखो, ऑब्वियसली if you are having time then study whole, if you are having time then there's no doubt you study whole, but अगर ड्रॉपर्स में देखो, क्योंकि मैं वही भी तो, काफी मतलब वो 5 जानता था, क्वेश्चन के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यार कैसे क्या करा लास्ट में वो। मैंने कितने सवाल छोड़े पता है क्या। मतलब तुम मेरा एग्जांपल लो कि मैंने पूरा पढ़ा था अपना जो एक्स्ट्रा था, एनसीईआरटी तो पढ़ी ही थी, और लास्ट पेपर मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, पर स्टार्टिंग में मैंने सब कुछ पढ़ा था। पर पता है क्या, बाहर से सवाल आए थे
जो मैंने पढ़े थे उससे भी नहीं आए थे। तो मतलब जो तुम 5 क्वेश्चंस के पीछे जाओगे तो कोई श्योरिटी नहीं कि तुम्हें वो एग्जैक्टली तुम्हें आए, वो उसके भी बाहर से आ हाँ सकता है जो तुम पढ़ रहे हो। हाँ वही तो क्योंकि बहुत डिफरेंट हो यार, हमारे इसमें एक क्वेश्चन आया था, ओजोन डे कब बनाते हैं बताना यार। हाँ Who भाई the hell can expect ओजोन that डे यार? Who the hell can expect that बताना, ओजोन डे नो वन एक्सपेक्ट, देख इससे ना कोई मैं नहीं एक्सपेक्ट कर अपना एक सकता चीज यार। शेयर करूंगा। देख जब ये क्वेश्चन आया था ना ओजोन डे वाला, तो जब मैं पूरा एक साल जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मतलब मेरे पास नेट तो था नहीं है सच, नेट मतलब गूगल था, मतलब बस कि गूगल चला लो, 100-200 MB था मेरे पास। तो उसमें एक डूडल्स आते थे ना जब भी कोई डे होता था, तो उस पे ओजोन का डूडल आया था, ओजोन डे का। तो मुझे जब क्वेश्चन आया तो मुझे ऐसा था यार ये क्वेश्चन मतलब इसका तो देखा तो है, मतलब मैंने उस पर लिटरली मतलब कहते हैं ना कि बस ऑड वन आउट करके मैंने उस पर टिक मारा, तो मुझे इसका भी आंसर पता नहीं था, लेकिन बस मैंने ऑड वन आउट करके टिक मारा था और वो मेरा सही हुआ था क्वेश्चन। क्योंकि मैं डूडल्स क्योंकि वो लक था मेरा, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो भी करूँ वो सब करूँ, तो वो लक था मेरा कि मैं डूडल्स देखे थे, मैं डूडल्स और वो जैसे मैंने ओजोन डे वाला देखा था और वो क्वेश्चन आ गया। जैसे ये जो तू बात बोल रहा है ना कि 5 क्वेश्चन के पीछे भागने वाला अप्रोच, ये सिर्फ बायो में ही नहीं होता, ये पता है हर सब्जेक्ट में देखा है हाँ मैंने। ये हर सब्जेक्ट हाँ, में होता है। हाँ क्योंकि तो इस पे हमारे फिजिक्स वाले ने हमको बताया था वो बड़ा सही आदमी था वो कहता है कि क्या कहते हैं, देखो तुम यहाँ पे नीट क्रैक करने आए हो, तुम यहाँ डॉक्टर बनने आए हो, तुम साइंटिस्ट बनने नहीं आए हो, ठीक है। मान लो वही उन वही। 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो कि 5 पेज का है, तुमने सॉल्व करके दिखा दिया, तुम बन गए साइंटिस्ट, ठीक है। अब वो 5 पेज का क्वेश्चन सॉल्व करते करते हो सकता है कोई और बच्चा 10 क्वेश्चन सॉल्व कर जाए। तो तुमने तो 4 नंबर का सॉल्व करा, अगला बच्चा 40 नंबर सॉल्व कर गया और तुम्हारा 35 नंबर का रह गया, क्योंकि टाइम तो तुम्हारा भी वेस्ट हुआ ना वो करने में। तो कौन फायदे में रहा? साइंटिस्ट बन के किसको फायदा हो रहा है? किसी को फायदा नहीं हो रहा। अपना एम क्लियर यार रखो। इससे ना एक चीज और होती है कि भाई अगर वो एक क्वेश्चन पे अटक गए या एक क्वेश्चन पे उन्हें बहुत ज्यादा टाइम ले दिया, तो अगले क्वेश्चन तक आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाता है कि वो सिंपल क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। और ये बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब ये काफी लोगों के प्रेशर साथ बहुत होता है, प्रेशर प्रेशर में आ जाता है ये। जब पुष्कर सर ने हमें क्वेश्चन करने का जो तरीका बताया था, उन्होंने यही बोला था, स्टार्ट विद द बेसिक थिंग दैट विल गिव यू जस्ट क्या कॉन्फिडेंस देगा तुम्हें। तो लोग वही करते हैं पूरे इंडिया में। मुझे तो नहीं लगता 10% भी करते होंगे जो फिजिक्स से स्टार्ट, सारे के सारे मतलब जिनकी अच्छी होती है फिजिक्स, एंड देन इवन दे स्टार्ट फ्रॉम बायोलॉजी। ज्यादातर क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम होते हैं और वो पूरे पेपर में डिस्पर्स होते हैं क्वेश्चन, समझ जाए ना। अगर 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन अगर टफ है तो 10 क्वेश्चन वो डिस्पर्स कर देंगे पूरे 90 सिंपल क्वेश्चन के बीच में, तो बच्चा डिप्रेस हो जाएगा, नहीं कर पाएगा, तो उसको सिंपल क्वेश्चन भी फिर नहीं कर पाएगा वो आगे चल के, तो उसका ओवरऑल पेपर खराब ही होगा। भाई तो देखो, ये मेरे सर ऐसे बोलते थे तो कुछ नहीं हमारा फिजिक्स वाला तो सिंपल सी बात बोलता था, कहता था क्वेश्चन के साथ साथ पहले चारों ऑप्शन पढ़ो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि पूछ रखा है कि क्या कहते हैं व्हाट इज द स्पीड, और चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन की जो यूनिट है ना वो मीटर पर सेकंड है, बाकी किसी की मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किसी की कुछ है। तो तुमको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बच्चे दिमाग लगाने बैठ जाते थे। वो कहते थे कि भाई पहले क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, समझो, उस पे पैनिक करने से पहले, ठीक है। तो मतलब यही सही अप्रोच होती है। हाँ, और देखो यार, अब अगर बात करें ना टाइम मैनेजमेंट की फॉर अ ड्रॉपर, तो देखो जो लोग तुमसे कहते हैं ना कि 16 घंटे पढ़ो पढ़ो या 18 घंटे पढ़ो तभी कुछ होगा या ऐसा कुछ, देखो वो तो सिर्फ डराने वाली बात हो गई और बच्चे को फालतू का प्रेशर डालने वाली बात हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता है कि, और इतना कोई पढ़ भी नहीं सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल मुझे लगता नहीं है। कुछ लोग पढ़ते भी होंगे तो मुझे मेरे को नहीं पता। कुछ लोग पढ़ते भी होंगे, बट मोस्टली पॉपुलेशन जो होती है ना उससे नहीं हो पाता इतना। तो मैं मेजोरिटी की तरफ से बोलूंगा कि ऐसा होता है कि जो तुम रोज पढ़ रहे हो ना, देखो फिजिक्स के साथ ऐसा है कि अगर तुमने क्लास में ठीक से सुना है तो तुम्हारे दिमाग में वो कंसेप्ट होगा, तुम घर आके सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और अगर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो ना तो तुम जैसे फिजिक्स है उसमें मजा आता है तुमको, तुम धीरे 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 उसमें तुमको टाइम पता भी नहीं चलेगा। अगर तुमको टाइम पास करना है तो फिजिक्स मॉड्यूल खोल के बैठ जाओ, ए सेक्शन हमेशा आसान होता है, उसको करने बैठो तुमको मजा आने लग जाएगा। 10% लोगों के लिए ये 10% लोगों के लिए ये बता रहा हूँ। मतलब, और
अबे मतलब मेरे साथ तो ऐसे ही होता था, फिजिक्स में मेरे को कभी ये नहीं लगा कि कोई बर्डन अच्छा। है। तो हाँ, सही उसको सही। उसको मैं एज अ सब्जेक्ट नहीं मानता था। मेरे लिए सबसे बड़ा बर्डन था बायो। तो जो सब्जेक्ट हम्म, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए बर्डन है, जो सब्जेक्ट तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वीक है, उस पे ज्यादा काम करो। जैसे मान लो बायो और को यही लिए, नहीं करते लोग, उसको हाँ, इग्नोर करते हैं लोग। उससे डर के बैठ जाएंगे। उस पे काम करना चाहिए। जो तुम्हारा वीक पॉइंट है उस पे काम करो, क्योंकि स्ट्रांग को स्ट्रांग बनाना बहुत आसान है। घोड़ों को घोड़ा, कोई भी घोड़ों को तो घोड़ा बना सकता है, गधे को घोड़ा बना के दिखाओ तब बात है। yeah. The proper way of time management to give the time to the subject that need the most of the time. सबसे हाँ weakest subject है तुम्हारा। हाँ, डर के मत बैठो किसी सब्जेक्ट से, कुछ खा नहीं जाएगा। कोई हाँ, सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो मेहनत के बाद नहीं होगा तुमसे। obviously। बस एक टाइम है, टाइम देने से सब कुछ इम्प्रूव हो जाता है यार। अब भाई कौन से अपने वहाँ हाई लेवल की फिजिक्स आती है, हाई लेवल की केमिस्ट्री आती है। बहुत हाई लेवल नहीं आता है। हो जाता है। हाँ, वही एज ए कंक्लूजन कि एक दिन में तो नहीं होगा, ये ठीक बोलते है। हैं कि ना, ये बो- हाँ, और एक दिन में ये जो हमारा डिस्कशन है उसके बारे में वो भी नहीं होगा। अगर दूसरा पार्ट चाहते हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हाँ, हमारी स्पेशल पुरानी वीडियोस ही देख लो। ऐसे ही बोला। हमारी पुरानी वीडियो देख और मतलब तुमको अगर स्पेसिफिक किसी चीज के बारे में अगर तुमको गाइडेंस चाहिए, जैसे कि स्पेसिफिक सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड या फिर स्पेसिफिक सिर्फ एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो भी बता सकता है, ऐसा कोई सीन नहीं है। बट एक दिन में तो मत पर्सनल करना। अपने एज के हैं, उसके कमेंट अपने छोटे भाई हो तुम, कमेंट करके हमें अपने छोटे बताएं। भाई हो। कोई शायद हमसे बड़ा भी हो सकता है, पर मोस्टली सब छोटे ही हैं हमसे। तो अगर एनी काइंड ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम एनीथिंग, तो यू कैन शेयर इट। हम ऐसे नल्ले बैठे हैं तो चलता है। हाँ, कोरोना चल रहा है यार, तुम्हें कौन सा पेपर देना, अब तो बोर्ड भी चलने कैंसिल दो। हो गए। हाँ भैया, चिल है, बढ़िया है, तुम्हें कोई प्रेशर नहीं है, इट्स ऑल नाइस, चिल है, यू हैव गॉट अ प्लेंटी ऑफ टाइम, जस्ट प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, नॉट ज्यादा नॉट कम। पता है क्या मैं देखा यार, कोई लोग ना 18 पढ़ लेते हैं यार, 18 घंटे। मतलब जहाँ पे मैं कोचिंग में था, तो वहाँ पे मेरी टीचर से भी बात होती थी, तो द टीचर वो खुद बोला था कि यार मैं अपने टाइम में 17-18 घंटे पढ़े। तो मुझे समझ में नहीं आया यार, मैंने बोला कि आदमी सोता कब है, नहीं आदमी सोता कब है, खाता कब है, भाई अगर 17 घंटे करते रहे। देखो यार, पर एक बात ये मैं बता देता हूँ कि यार अगर कोई हम में से ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा, रैंक लाने वाला बच्चा देख रहा है, हाँ, तो यार जो हम बोले कि यार तुम्हें 12-14 घंटा पढ़ना है, तो यू शुड डू इट, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर भाई 720 में से 720 लाने हैं, इफ यू कांट तब बात अलग है। दैट्स ओके। इफ यू कांट डू दैट, तो सिंपली है, जितना करो अच्छे से करो, नॉट मोर देन दैट। ये वीडियो एवरेज बच्चों के लिए है बेसिकली, मोस्टली उन्हीं के लिए। मोस्टली। अबे देखो, तुम्हारा टारगेट अगर एम्स दिल्ली है तब तो ठीक है भाई, तुम 12 घंटे 18 घंटे पढ़ लो। तब ठीक है। बट अगर तुमको डॉक्टर बनना है तो वो बिना 12 घंटे पढ़े भी बना जा सकता है। if you want a government seat, then it's okay। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो फिर ठीक है, पाप का पैसा है ही। हाँ, फिर तो 1-2 घंटे भी नहीं पढ़ना तुमको। फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो रशिया चले जाओ। हाँ, फिर तो यू कैन क्रैक नीट इन मंडे। सही है। बस टाइम पे रजिस्ट्रेशन करा देना, टाइम पे फीस जमा कर देना। you will obviously भाई। तो धन्यवाद गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। Guys, हाँ, thanks for watching, do share, do subscribe and hit a like। पुरानी वीडियोस देख लोगे जाकर। इट हेल्प्स द चैनल। आप अपने से 3 लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड करिए, और उनसे बोलिए कि हर एक बंदा वो भी 3 लोगों को आगे फॉरवर्ड करे। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग ऑन यूट्यूब। एंटरप्रेन्योर्स, वी आर एंटरप्रेन्योर्स। तो गाइस बेसिकली और कुछ नहीं, ये हम सबके पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, और आप लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस होंगे। हम लोगों के एक्सपीरियंस से हो सकता है आपको थोड़ी हेल्प मिले, या कुछ चीजों के बारे में पता चला हो जिनसे आप कुछ मिस्टेक्स जो हमने करी आप ना करो, अवॉइड कर सकते हो बस। Obviously. Any other And feel free to use the comment section. वीडियो बनाएं, जस्ट हाँ कमेंट में बोल दीजिए। और बाकी मोहित हर एक पर्सनल सवाल का जवाब मतलब ये लड़का है, ये बहुत ही ज्यादा वेला है, इसको सब पता होता है। अगर कोई लड़की से रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसको कांटेक्ट कर लो। इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। ये कट कर देना प्लीज।
हाँ ये भी डाल दूंगा कि ये कट कर दूंगा। नहीं पागल है इसका क्या? इनबॉक्स स्पैम से भर दो, स्पैम से भर हाँ